नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन साहित्य कहानियाँ हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहानी का नाम है अनुराधा एक प्रेम कथा। तो आइए सुनते हैं कहानी अनुराधा एक प्रेम कथा। विवाह योग्य लड़की की उम्र के विषय में जितना झूठ चलाया जा सकता था उतना कहने के बावजूद उसकी सीमा लांघी जा चुकी थी। ब्याह होने की आशा भी समाप्त हो गई थी। घटना कोई पुराने ज़माने की नहीं है बल्कि आधुनिक युग की है। ऐसे ज़माने में जब सिर्फ गुण ग्रह और जन्म कुंडली की कुल और शील की जांच पड़ताल करते करते समय निकल गया और अनुराधा की उम्र 23 पार कर चुकी, फिर भी उसके लिए योग्य वर नहीं मिला। इस बात पर चट से विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी घटना बिल्कुल सच है। आज सवेरे गांव के जिम्मेदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जिम्मेदार का नाम है हरिहर घोषाल, कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनका छोटा लड़का विजय गांव देखने आया है। विजय ने चुरमुट मुंह से नीचे रखकर पूछा, क्या कहा गगन चटर्जी की बहन ने? मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लाया था उसने कहा कि जो कुछ कहना है सो छोटे बाबू आएंगे तभी उनसे कहूँगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे कहना क्या है? उसके माने यह हुआ कि उन लोगों को निकाल बाहर करने के लिए मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा। आदमियों से काम ना होगा। वह व्यक्ति चुप रहा। विजय ने फिर कहा, कहने सुनने में इनमें कोई बात नहीं विनोद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर भी इसके लिए अगर मुझे जाना होगा उसके पास, वह खुद आकर अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकती। विनोद ने कहा, मैंने भी यह कहा था। अनुराधा ने कहा कि मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। विनोद भैया, घर छोड़कर अगर बाहर निकल ही जाना है तो उन्हें बताकर एक बार ही बाहर निकल जाऊंगी, बार बार बाहर नहीं निकल सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा। नाम तो बड़ा बढ़िया है, इसी के शायद अभी तक अहंकार नहीं मिटा है। विनोद बोला, जी नहीं। विनोद गांव का आदमी है। अनुराधा की दुर्दशा के इतिहास वही बता रहा है, परंतु अनीतिपूर्ण इतिहास का भी एक अतिपूर्ण इतिहास होता है, उसका उल्लेख किया जा रहा है। गांव का नाम है गणेशपुर। कभी यह अनुराधा के पुरखों का गांव था। 5-6 साल हुए दूसरों के हाथ चला गया। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से ज़्यादा नहीं, किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चाल चलन रहन सहन था 20,000 जैसा। अतएव कर्ज के कारण रहने से मकान तक की डिक्री हो गई। डिक्री तो हो गई पर वह जारी नहीं हो सकी। महाजन डर के मारे रुका रहा। चट्टोपाध्याय जी जैसे बड़े कुलीन थे, वैसे उनके जब तक और क्रियाक्रम की भी काफ़ी प्रसिद्धि थी। एक तरह से उनका जीवन अच्छा बीता। वे मरे भी ठाट बाट के साथ और इनकी श्रद्धा शांति भी ठाट बाट से ही हुई, मगर साथ ही जायदाद का खात्मा भी अमर चटर्जी के साथ ही हो गया। इतने दिनों तक जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकली थी, वह किसी कदर सांस ले रही थी, अब उसे बाबू घराने की सारी इज्जत आबरू लेकर अथाह पानी में डूबने में जरा भी देर न लगी। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र गगन को मिला एक टूटा फूटा पुराना डिक्री शुदा पैतृक मकान। गले पर कर्ज की जकड़ी हुई गांव की संपत्ति मिली। साथ ही कुछ गाय बकरी और कुत्ते बिल्ली आदि जानवर भी मिले। साथ ही सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की एक कुंवारी कन्या, नाम था अनुराधा। उसके लिए वर भी जुट गया। गांव के ही एक भद्र पुरुष के 5-6 लड़के वाले और नाती पोते छोड़कर उसकी स्त्री मर चुकी थी। अब वह अनुराधा से ब्याह करना चाहते थे। अनुराधा ने कहा, भैया भाग्य में राजपुत्र तो है नहीं, तुम इसी से मुझे ब्याह दो। रुपये वाला आदमी ठहरा, कम से कम खाने पहनने को तो मिलता ही रहेगा। गगन ने आश्चर्य के साथ कहा, यह कैसी बात है? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, मगर उसके बाबा ने कुल बिगाड़कर सतीपुर के चक्रवर्तियों के घर में ब्याह किया था। जानती है उनका क्या हुआ? बहन ने कहा, और कुछ हो ना हो, रुपए तो हैं, वंश लेकर उपवास करने की अपेक्षा मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना ही अच्छा है। गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ यह कह देना जरूरी है कि पिता वाली कट्टरता पुत्र में नहीं थी। मांस मदिरा आदि आनुवांशिक विषयों से बिल्कुल मोह मुक्त पुरुष था। पत्नी वियोग के बाद दूसरे गांव की कोई एक नीच जात की स्त्री आज उसका यह अभाव दूर करती थी। इस बात को सभी जानते थे। गगन इसके सारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में फिजूल की कट्टरता नहीं, पर कन्यागत कुल के शास्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में डुबो दूं? कृष्ण की संतान है हम, स्वभाव कुलीन,
जा जा, ऐसी गंदी बातें अब कभी मुंह से ना निकालना। यह कहकर वह क्रोधित होकर चला गया। त्रिलोचन गंगोपाध्याय के विवाह का प्रस्ताव यहीं दब गया। खैर, गगन ने हरिहर घोषाल यानी विजय के पिता की शरण ली। कुलीन ब्राह्मण को ऋण मुक्त करना ही होगा, घोषाल ने सोचा। कलकत्ता में लकड़ी के व्यापार से हरिहर लखपति धनी हो गए थे। किसी दिन उनका ननिहाल इसी गांव में थे। बचपन में ही इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। बहुत से मौके पर उन्होंने पेट भर पूड़ियाँ और मिठाई भी खाई थी। रुपया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वे राजी हो गए। चटर्जियों का सब ऋण चुकाकर हरिहर ने गणेशपुर खरीद लिया और कुंडुओं को टिकरी का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। सिर्फ मौखिक शर्त यह रखी कि बाहर के 2-4 कमरे कचहरी के लिए छोड़कर भीतर की तरफ गगन जैसे रहता है उसी तरह रहेगा। इसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि गुमस्ता गगन चटर्जी का कहीं पता नहीं लग रहा। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर जब जांच पड़ताल करके मालूम किया कि वसूल जो कुछ हो सकता था हुआ और उसे गगन चटर्जी आत्मसात करके लापता हो गया। थाने में डायरी, अदालत में नालिश और खान तलाशी, जो भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी सब की गई, मगर रुपए और गगन किसी में से किसी का कुछ पता ना चला। गगन की बहन अनुराधा और उसका दूर के नाते का एक भांजा घर में रहता था। पुलिस के आदमियों ने इन दोनों को यथा नियम खूब कसा, हिलाया डुलाया, पर कोई तथ्य न निकला। विजय विलायत से पढ़कर आया था। उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसकी रसद के लिए बहुत रुपए खर्च करने पड़ते थे। आखिर वह विलायत छोड़कर घर पर आकर रहने लगा। घर आकर उसने अपने पिता के लकड़ी के व्यापार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका में इसी दरमियान प्रकट की और डगमगाते व्यापार को मैनेज करने में लग गया। कर्मचारियों में इसी दरमियान उसका नाम हो गया। मुनीम और गुमस्ते उसे शेर की तरह डरते थे काम के मारे, जबकि उसे सांस लेने की फुर्सत ही नहीं थी। तब भी गणेशपुर का विवरण उसके सामने आ पहुंचा। उसने कहा, यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे सो तो होगा ही, मगर और कोई उपाय नहीं। लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह गणेशपुर स्वयं आया है। मगर इस छोटे से काम के लिए ज़्यादा दिन गांव में नहीं रह सकता। जितना जल्दी हो सके उसका कोई इंतजाम करके उसे कलकत्ता लौट जाना चाहता है। सब कुछ उसके अकेले ही सिर पर था। बड़े भाई अजय चटर्जी अत्यंत स्वार्थी और अपने ऑफिस, स्त्री और पुरुष को लेकर व्यस्त रहते थे। गृहस्थी की सभी बातों से अंधे थे। बस हिस्सा बंटवारे के बारे में ही उनका 10-10 आंखें काम करती थी। उनकी स्त्री प्रभामयी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सुन लेना तो दूर, सास ससुर जिंदा है या नहीं इतनी भी खबर लेने की उन्हें फुर्सत नहीं है। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वे रहते हैं वहाँ परिवार के लोगों का आना जाना असंकुचित है। उनके नौकर चाकर भी अलग हैं। केवल बड़े बाबू की मनाही होने से आज तक वे मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभा को कष्ट पहुंचाती है, पर उसे आशा है कि ससुर जी के मरते ही इसका प्रतिकार हो जाएगा। देवर विजय के प्रति उनकी हमेशा ही अवज्ञा रहती है। सिर्फ इधर कुछ दिनों से, जब से वे विलायत घूम कर आए हैं, उनके मनोभाव में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा है। 2-4 दिन उन्होंने न्योता देकर उसे अपने हाथ का खाना बनाकर भी खिलाया और इस मौके पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी कराया। वह भी इस बार BA ऑनर्स पास करके MA पढ़ने की तैयारी कर रही हैं। विजय विधुर है। स्त्री मर जाने के बाद वह विलायत चला गया था। वहाँ क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोज खबर करने की किसी ने ज़रूरत न समझी, पर लौटने के कुछ दिन बाद देखा गया कि स्त्री जाति से संबंध में उसका मिजाज कुछ रूखा रूखा सा रहता है। माँ ने ब्याह करने के लिए कहा तो उसने तेज गले से प्रतिकार करके उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला गोलमाल ही है। गणेशपुर आकर उसने एक प्रजा के मकान में बाहर के 2 कमरे लेकर उसे एक नई कचहरी कायम कर दी। सरिश्ते के कागजात जितने भी गगन के घर से मिल सकते थे सब जबरदस्ती वहां से उठा लाया। अब वह इस बात की कोशिश हो रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के नाते का भी बहनोता घर से निकालकर बाहर कर दिया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात की सलाह हो रही थी। कलकत्ता से यहाँ आते समय विजय अपने 7-8 साल के लड़के कुमार को भी साथ लेकर आया। गंवई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से माँ ने आपत्ति की थी,
पर विजय ने कहा, माँ, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे गोबर गणेश पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इसी वैसा मत बनाओ, इसे आपात विपद में पड़कर आदमी बने रहने दो। सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी ठीक इसी प्रकार की बात करते रहते हैं। विजय जब विलायत में था तब इस मातृहीन बालक के दिन बिना जतन के ही कटे हैं। कुमार की दादी अक्सर खाट पर ही पड़ी रहती थी। एतेओ काफ़ी धन वैभव होते हुए भी कुमार को देखने भालने वाला कोई न था, इसलिए बेचारा तकलीफ़ों में ही इतना बड़ा हुआ। विलायत से वापस आने पर यह बात विजय को मालूम हो गई। गणेशपुर आते समय विजय को भाभी ने साहस हमदर्दी दिखाकर कहा, गणेश, लड़की को साथ लिए जा रहे हो लाला जी? गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी से रहना। वैसे लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी हो सका। विनोद बोला, सुना है अपना वहाँ मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था भाभी, मकान पर उस पर अपना दखल नहीं है, लेकिन अब तो तुम खुद ही जा रहे हो लाला जी, अब दखल होने में देर नहीं लगेगी। उम्मीद तो यही करता हूँ, दखल होने पर जरा खबर भिजवा देना, भाभी ने ऐसा कहा। विजय ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिर पर हैट, मुंह में कड़ा चुरूट और जेब में रिवाल्वर लिए चेरी की छड़ी घुमाता हुआ बाबू घराने के सदर मकान में जा घुसा। साथ में 2 लठैत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जा दखल करने में यद्यपि दंगा हंगामे का डर था, फिर भी लड़के को गोबर गणेश बनने के बजाय मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह उसके लिए एक बड़ी शिक्षा थी, इसलिए लड़का भी साथ लेकर आए थे। मगर विनोद बराबर भरोसा देता रहा था कि अनुराधा अकेली और आखिर अकेली औरत ही ठहरी, वह जोर दबंगई से नहीं जीती जा सकती। जब रिवाल्वर है तो साथ ले जाना ही अच्छा। विजय ने कहा, सुना है वह लड़की शैतान है, चट से आदमियों को इकट्ठे कर लेती है और वही गगन की सलाहकार थी, स्वभाव चरित्र भी ठीक नहीं है। विनोद ने कहा, जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई नहीं था। विजय सुनसान आंगन में आकर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, है तो बाबुओं जैसा मकान। सामने पूजा का दालान है, अभी तक टूटा फूटा नहीं है, परंतु जीर्णता की सीमा तक पहुंच चुका है। एक तरफ सिलसिलेवार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों का स्थायी आश्रम बन रखा है। दरबान ने आवाज़ दी, कोई है? उसके मर्यादा शून्य ऊंचे स्वर की आवाज़ से विनोद घोष और सब मारे लज्जा के संकुचित से हो गए। विनोद ने कहा, राधा जी को मैं अंदर जाकर खबर देता हूँ। यह कहकर वह भीतर चला गया। उसके कंठ, स्वर और बात करने के ढंग से यह जान पड़ता था कि वह अब भी इस मकान का सम्मान करता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर विनय के साथ कहा, दीदी, छोटे बाबू बाहर आए हैं। इस दुर्देव की वह प्रतिदिन आशंका कर ही रही थी। हाथ धोकर उठकर खड़ी हो गई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा बेटा, कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद ने कहा, मुझे ज़्यादा देर ना हो गई, बाबू नाराज ना हो जाएं। विनोद भैया, मेरी तरफ से जरा उन्हें बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित मुख से कहा, क्या करूं दीदी, हम लोग गरीब रियाए ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो ना नहीं कर सकते। सो मैं जानती हूँ विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछ दी गई, पर कोई उस पर बैठा नहीं। विजय छड़ी घुमाता हुआ टहलता और चुरूट पीता रहा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे के पास आकर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। शरीफ घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधन करना चाहिए, वह इस दुविधा में पड़ गया। मगर अपनी कमजोरी जाहिर करने से काम न चलेगा, लिहाजा पुरुष कंठ से उसने अंतरल वर्तनी की तरफ लक्ष्य करके कहा, यह मकान हम लोगों का है, सो तुम जानती हो। उत्तर आया, जानती हूँ। तो फिर खाली क्यों नहीं कर देती? अनुराधा ने दरवाजे की आड़ से अपने भांजे की जबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की, परंतु लड़का एक तो ना तो चालाक और चतुर था और दूसरे नए जिम्मेदार के कड़े मिजाज के बाद भी उसके कान में पड़ गई थी, इसलिए डर के मारे वह घबरा गया। एक भी शब्द उसके साफ साफ कहते नहीं बना। विजय ने 5-6 मिनट तक धीरज धरकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को
जो भी कुछ कहना है सामने आकर कहें। नष्ट करने लायक समय मेरे पास नहीं है। मैं कोई भालू चीता नहीं हूँ जो उसे खा जाऊँगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती सो बताएं। अनुराधा बाहर नहीं आई। उसने वहीं से बात की, संतोष की मार्फत नहीं, अपने मुंह से साफ साफ कहा। मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता हरिहर बाबू ने कहा था इसके भीतर के हिस्से में हम लोग रह सकते हैं। कोई लिखा पढ़ी अगले पार्ट में।